दादी अभी मरी नहीं थी, लेकिन घर वाले उन्हें जल्दी दफनाने की जल्दी में थे। बात बचपन की एक मजाक वाली बात से शुरू हुई थी। उस वक्त दादी ने मुझसे पूछा था, आयुष, अगर दादी मर जाए तो तुम क्या करोगे? मैं उस वक्त फिल्म देख रहा था। दादी की बात में कुछ अजीब था, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, बस मुंह से निकल गया, दादी अगर मर गई तो मैं भी दादी के साथ चल दूंगा। बात खत्म होते ही दादी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई और उन्होंने एक ऐसा फैसला किया जो सबको चौंका गया। आयुष, तो फिर हम दोनों दादा पोते एक जैसे भाई बन जाते हैं। इन दोनों ताबूतों के सामने कसम खाते हैं, एक ही साल, एक ही महीने, एक ही दिन पैदा नहीं हुए, लेकिन एक ही साल, एक ही महीने, एक ही दिन मरेंगे। और छोटी बहन, अगर हमने कसम खाई है तो मुझे बड़ा भाई बनना होगा। पहले मुझे लगा यह सिर्फ मजाक है, लेकिन दादी के जनाजे के दिन जो हुआ वो मजाक नहीं था। 10-12 साल बाद दादी सच में मर गई। दफनाने के दिन मैं दादी की कब्र के सामने खूब रोया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। ताबूत के अंदर दादी मुस्कुराई। दादी, क्या आपकी कोई इच्छा है? जो बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि एक अजीब घटना घटी। ताबूत में लेटी दादी ने अचानक आंखें खोली और मेरी बांह कसकर पकड़ ली। मैं डर के मारे कांप गया, लेकिन दादाजी बिल्कुल घबराए नहीं। बुढ़िया, चिंता मत करो, अगर तुम्हें अपने पोते की याद सता रही है तो उसे नीचे भेज देता हूँ, तुम्हारे साथ रहेगा। यह सुनकर दादी का हाथ नीचे हो गया, लेकिन उनकी आंखें बंद नहीं हुई। वो मेरे पिताजी को घूरती रही। क्या सच में अपने पोते को दफनाना चाहती हो मां के साथ? जनाजा जारी रखो, कुछ हुआ तो मैं देख लूंगा। दादाजी को लगा उन्होंने सब काबू में कर लिया है। लेकिन अगले दिन से मुसीबतें एक के बाद एक आने लगी। अगले दिन जो बड़े झाड़ फूंक वाले ओझा बुलाए गए थे, उन्होंने जैसे ही मुर्दा घर में झांका, डर के मारे लगभग बेहोश हो गए। गुरुजी, क्या कुछ गड़बड़ दिखी? बुढ़िया की मौत आंखें बंद करने के लिए तैयार नहीं है, मन में बहुत गुस्सा भरा है। अगर जबरदस्ती दफनाया तो कुछ बुरा होगा। बात सच थी, लेकिन दादाजी ने माना नहीं। जनाजा निकालो। बूढ़े ओझा ने एक ऐसा मंत्र पढ़ा जो सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। तू जी, तू जी, तू जी। लेकिन उसी वक्त एक और अजीब बात हुई। कई हट्टे कट्टे आदमियों ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन ताबूत हिला तक नहीं। दादाजी का चेहरा पीला पड़ गया। बुढ़िया, ये क्या कर रही हो? क्या सच में पोते को अपने साथ ले जाना चाहती हो? यह सुनकर मेरे पांव के तलों से सिर तक ठंडी लहर दौड़ गई। दादाजी ने आंखें बंद की, जैसे कोई फैसला कर रहे हो। तुम्हारी दादी तुम्हें बहुत मानती थी, तुम्हारी बात पर पूरा यकीन करती थी। जाओ उनसे कहो कि तुम जल्द उनके पास आ जाओगे, बस इसी तरह उन्हें दफना दो। दादाजी, अगर मैंने ऐसा कहा तो दादी सच में मुझे ले जाएंगी। पहले एक बात से उन्होंने मेरे लिए ताबूत तैयार करवा दिया था, अगर अब फिर कुछ कहा तो आयुष, दादाजी तुमसे विनती करते हैं, बस जाकर दादी से इतना कह दो, एक बार दादी दफन हो जाए, बाकी सब ठीक हो जाएगा। मैं डर से कांप रहा था, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर ताबूत के सामने गया। दादी, घबराइए मत, 2-4 दिन में मैं आ जाऊंगा आपके पास, आप पहले चलिए। दादाजी ने दोबारा ताबूत उठाने वालों को बुलाया। इस बार ताबूत आसानी उठ गया। यह देखकर मेरा दिल बर्फ हो गया। मुझे लग रहा था यह मामला इतना आसान नहीं है। मुझे दादी के ताबूत को जमीन में दफना दिया गया। दादी के ताबूत को जमीन में दफना दिया गया। घर वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन मैं खुश नहीं हो सकता। उसी रात एक बेहद डरावनी घटना हुई। आयुष, मुझे बाहर जाना है, रात को दरवाजे खिड़कियां बंद रखना। दादाजी के जाते ही मैं खाली कमरे में अकेला रह गया। मन बचपन की यादों में खो गया। जब दादी मुझे सुलाया करती थी, न जाने कब आंख लग गई। रात को अचानक दरवाजा खुलने की आवाज से नींद टूटी। आंख खोली तो मर चुकी दादी धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी और पहले की तरह मेरे बगल में लेट गई। मैं डर के मारे चीख भी नहीं सका। यह सपना नहीं है, दादी सच में मुझे ले जाने आई हैं। घबराहट अभी थमी भी नहीं थी कि दादी ने मुझे देखकर वही अजीब मुस्कान दी। दादी, मुझे मत ले जाओ, मैं आपका पोता हूँ। मेरी चीख सुनकर घर वाले कमरे में आए, लेकिन दरवाजे पर ही ठिठक गए। किस कमीने ने माँ की लाश खोद दी? अभी रात के अंधेरे में वापस दफना देते हैं। पिताजी तो अभी आए नहीं है, वो जाते वक्त कह गए थे, चाहे कुछ भी हो, उनके आने तक कोई कदम मत उठाना। चौथे दिन सुबह दादाजी अर्जुन को साथ लेकर आए। पिताजी ने रात की सारी बात बताई। आप क्या कहते हैं, जब जिंदा लोग ताबूत नहीं उठा सकते तो मुर्दे उठाएंगे? यह सुनकर सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुर्दे ताबूत कैसे उठाएंगे? यह अर्जुन पागल है क्या? लेकिन अर्जुन ने आगे जो कहा उससे सबका दिमाग घूम गया। 2 ताबूत तैयार करो, एक बुढ़िया के लिए, एक इसके लिए। मैं वहीं खड़ा रह गया। मेरे माँ बाप एकदम बेचैन हो उठे। क्या तुम सच में मेरे बेटे को दफनाना चाहते हो? चुप करो, तुम लोगों को आयुष को मरवाना है। मैं नहीं मानती। आयुष, माँ के साथ चलो, इस तरह नहीं होगा तो पूरा परिवार मरेगा। माँ, पहले शांत होइए, हम पूछते हैं, आखिर क्यों मेरा दफनाया जाना जरूरी है? सुनो, मैं अर्जुन किसी को धोखा नहीं देता, मुझे पैसे की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारे दादी ने पहले मेरे साथ अच्छा नहीं किया होता और घुटने टेककर मुझसे नहीं मांगा होता तो मैं यहां आता ही नहीं। दादाजी ने लंबी सांस ली और मुझसे कहा, आयुष, अर्जुन हमें धोखा नहीं देगा, उसकी बात मानो, वो तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। तो बताओ, मेरी दादी मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहती हैं? तुम्हारी दादी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन तुम्हारा सब कुछ, ये शरीर, ये जीवन तुम्हारा नहीं है। ये तुम्हारे दादाजी ने किसी और से छीनकर तुम्हें दिया था। मैं जब पैदा हुआ था तो न हाथ थे न पांव थे। दादाजी ने किसी तरह मुझे ठीक करवाया था, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि यह सब किसी और का छीना हुआ था। मैंने दादाजी की तरफ देखा, उन्होंने कुछ नहीं कहा, चुप रहकर मान लिया। भाई, अभी आंटी का बोलने का तरीका थोड़ा कठोर था, लेकिन तुम मेरे बेटे को मरने नहीं दोगे ना? चिंता मत करो, दफनाना बस उन चीजों को दिखाने के लिए है। उन्हें धोखा देने के बाद मैं तुम्हारे बेटे को निकाल लूंगा। आज रात 12 बजे तुम और तुम्हारी दादी दोनों एक साथ दफनाए जाओगे। यह ताबीज तुम्हारी रक्षा करेगा। कल सुबह हम तुम्हें निकाल लेंगे। मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। अर्जुन यह कहकर चला गया। उसकी बात से थोड़ा भरोसा तो था, लेकिन सच कहूं तो मन में डर भी कम नहीं था। रात के 12 बज गए। अनंत अंधेरे ने मेरी उम्मीदें निकलनी शुरू कर दी। न जाने कितनी देर बाद मुझे अचानक बेवजन होने का एहसास हुआ। ताबूत उठाया जा रहा था, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। तभी अर्जुन की बात याद आई, जब जिंदा लोग नहीं उठा सकते तो मुर्दे उठाते हैं, यानी इस वक्त ताबूत उठाने वाले भूत हैं। यह सोचते ही दिल की धड़कनें बढ़ गईं। अचानक ताबूत के अंदर का तापमान बर्फीला हो गया। ठंड से शरीर कांपने लगा। फिर ताबूत के ऊपर से सरसर की आवाज आई। मिट्टी डाली जा रही थी। मेरा दिल डूब गया। मैं जिंदा दफनाया जा रहा हूं। दहशत ने पूरे जिस्म को घेर लिया। हाथ पांव ठंडे हो गए। मैं ताबूत पर मुट्ठियां मारने लगा। मुझे पछतावा हो रहा है, यह तो जिंदा दफनाना है। अर्जुन खोलो, ताबूत खोलो। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन मेरी आवाज का जवाब बस सरसर की आवाज थी। 5 मिनट तक वो आवाज आती रही। 5 मिनट तक दहशत मेरे दिल पर छाई रही। फिर आवाज बंद हो गई। अचानक फोन पर एक मैसेज आया।
मैंने उठाकर देखा, माँ का था। आयुष, घर मत आना, घर मत आना, घर मत आना, अर्जुन बुरा इंसान है, उससे दूर रहना। मैंने तुरंत फोन मिलाया, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। निराशा और डर से दिल भर गया। तभी फोन फिर बजा। एक और मैसेज बिना नाम के पढ़कर रोंगटे खड़े हो गए। प्यारे पोते, मैं तुम्हारे पीछे हूं। प्यारे पोते यह शब्द बस दादाजी और दादी ही कहते थे। दादाजी के पास फोन था, लेकिन वो कभी मैसेज नहीं करते, सीधे फोन करते हैं। और दादाजी कभी नहीं कहते मैं तुम्हारे पीछे हूं। तो क्या यह दादी का मैसेज है? लेकिन यह कैसे हो सकता है? दादी तो दूसरे ताबूत में है। सांसों की आवाज धीरे धीरे साफ होने लगी। तभी एक हाथ ने मेरे गाल पकड़े। आंखों के सामने का दृश्य देखकर रोंगटे खड़े हो गए मेरे नीचे। सच में दादी थी। यह कैसे संभव है? दादी का चेहरा शांत था, आंखें बंद थी, लेकिन अगले ही पल दादी की आंखें अचानक खुल गईं। होठों के कोने पर वही अजीब मुस्कान। दादी के मुंह से बर्फीली भयानक आवाज निकली, प्यारे पोते, तुम अभी तक मरे क्यों नहीं? इस तरह तुम हमेशा दादी के साथ रह सकते हो। दादी के दोनों हाथों ने मेरी गर्दन कसकर पकड़ ली। सांस रुकने लगी, नजर धुंधली होने लगी। बचपन में दादी कितनी अच्छी थी, रोज मुझे सुलाती थी, और अब वही दादी मुझे मारने पर उतारू है। जैसे ही होश जाने लगा, अचानक अर्जुन का बताया वो ताबीज याद आया। आखिरी ताकत लगाकर ताबीज निकाला। उसी पल ताबीज से तेज सुनहरी रोशनी फूटी। पूरा ताबूत सुनहरी चमक से भर गया। रोशनी निकलते ही दादी की एक दर्दनाक चीख सुनाई दी और वो गायब हो गई। मैं हाँफते हुए सांस लेने लगा। काफी देर बाद होश आया। मैंने मां को फोन करने की कोशिश की, सिग्नल नहीं था। रुको, अगर सिग्नल नहीं था तो वो मैसेज कैसे आए? घर में कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं बाहर नहीं निकल सकता। न जाने कितनी देर बाद ऊपर से सरसर की आवाज आई, कोई मुझे निकालने आया है। फावड़े की आवाज सुनाई दी। 3 मिनट बाद मैं ताबूत से बाहर निकला, लेकिन मैं वहीं ठिठक गया। दादाजी आप यहाँ ऐसे? आयुष पास मत आना। दादाजी आप यहाँ कैसे? घर में सब ठीक तो है? आयुष, घर मत जाना, गांव छोड़ दो। गांव क्यों छोड़ू? दादाजी के पास अपने घर वालों को बचाने की ताकत नहीं रही। यह सुनकर मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। घर वालों को बचा नहीं सके मतलब माँ बाप को कुछ हुआ? दादाजी यह क्या बात कर रहे हैं? मैं दादाजी की तरफ दौड़ा, लेकिन पास नहीं जा सका, जैसे बीच में कोई अदृश्य दीवार हो। चाहे जितना दौड़ूं, दूरी कम नहीं हुई। आयुष, दादाजी तुमसे आखिरी बार मिलना है। गांव छोड़ दो, किसी और जगह जाकर रहो, मत पूछो मत ढूंढो, बस अच्छे से जियो। दादाजी की आवाज धीरे धीरे धुंधली होती गई और हवा में घुलकर गायब हो गई। मैं पागलों की तरह घर की तरफ दौड़ा। गांव के मुहाने पर पहुंचकर मेरी रफ्तार धीमी हो गई। कंधे अचानक बेहद भारी हो गए, जैसे पीठ पर कोई बैठा हो। कुछ कदम चलते ही सांस फूलने लगी। शरीर बर्फ जैसा ठंडा होने लगा। प्यारे पोते, दादी की आवाज मेरे पीछे से आई। रोंगटे खड़े हो गए। मैं तेज चलने की कोशिश करने लगा। प्यारे पोते, दादी थकी नहीं, आवाज और भयानक हो गई। दिल में दहशत भर गई। बस चलते रहो, बस चलते रहो। मैंने पूरी ताकत लगाकर घर की तरफ कदम बढ़ाए। दादी की आवाज जादू की तरह कानों बजती रही। चलते चलते सामने से एक काली परछाई निकली। पीली चांदनी में ध्यान से देखा, एक काला कुत्ता था। कुत्ता दांत निकाले खड़े रोंगटों के साथ मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में आग थी। कुत्ता पूरी ताकत से भौंकने लगा। उसी पल मुझे कंधे का बोझ अचानक हल्का लगा और मैं पागलों की तरह घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचा तो मां आंगन में जमीन पर पड़ी थी। पीली चांदनी में उनके शरीर के नीचे खून फैला था। मां का पेट चाक हो गया था। अंदर की सब चीजें बाहर थी। मौत बेहद दर्दनाक थी। मां, किसने किया है? कौन था? मैंने अपना सारा दुख एक पल में बाहर निकाल दिया। रोने के बाद उठा और घर के अंदर बाप और चाचाओं को ढूंढने लगा। पूरा घर छान मारा, कोई नहीं मिला। फिर दादाजी का कमरा खोला। जो देखा उससे जिस्म ठंडा हो गया। इतने झटकों के बाद सोचने की ताकत भी जवाब दे गई। दादाजी कमरे की कड़ी से लटके थे। सीना और पेट खाली था। अंदर की सब चीजें गायब थी। कमरे में चारों तरफ खून ही खून था। दादाजी मर गए। तो फिर अभी कब्रिस्तान में जो मिले थे वो कौन थे? तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। एक कदम देर हो गई। यह आवाज सुनकर मैंने सब्र खो दिया। मैं उठकर अर्जुन पर टूट पड़ा। तुमने मेरे दादाजी और मां को मारा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने भौहें सिकोड़ी। एक झटके में हट गया। मैं मुंह के बल गिर गया। मेरी मां बिना वजह मुझे मैसेज नहीं करती। मां और दादाजी की मौत का जिम्मेदार तुम हो। मैं उठकर फिर उस पर झपटा। अर्जुन ने फिर हटकर बचाव किया और गर्दन पर एक हाथ मारा। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं बेहोश हो गया। जब आंख खुली तो अपने कमरे की सफेद छत नजर आई। एक पल के लिए लगा कल रात का सब कुछ बस एक बुरा सपना था, लेकिन शरीर की थकान ने बता दिया सब कुछ सच था। मां मर गई, दादाजी मर गए, पिताजी और चाचाओं का कोई पता नहीं। तुमने मेरे घर वालों को क्यों मारा? यह क्यों कह रहे हो? मैंने फोन निकाला और मां का आखिरी मैसेज दिखाया। अर्जुन ने फोन लिया। भौहें तनिक सिकुड़ी, कुछ नहीं बोला, फोन वापस दे दिया। और क्या कहना है? अर्जुन ने मुझे एक नजर देखा और फिर जो कहा उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए।